अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, माजी की सुपर ताकतों की तरफ अपना सफर जारी रखते हुए आज की वीडियो में कदीम ईरान की सुपर पावर्स पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, एलाम कदीम ईरान की पहली बादशाहत थी जो 3200 कबले मसीह में कायम हुई और जिसे सुपर पावर होने का दर्जा मिला। एलाम मेसोपोटामिया के बिल्कुल मशरक में वाक़या था और यह रिकॉर्ड शुदा कदीम तहजीबों में से एक था। एलाम का मरकज जदीद दौर के मगरब और जनूब मगरब में था। यह इलाका खोजिस्तान और सूबा एलाम के साथ साथ जनूबी इराक के एक छोटे से हिस्से तक फैला हुआ था। कदीम कांसी के दौर में एलाम ईरानी सतह मुर्तफा पर छोटी बड़ी रियासतों पर मुश्तमिल था जिसका मरकज अनान था, जबकि 2000 सदी कबले मसीह से इसका मरकज खोजिस्तान के निचले इलाकों में सोसा था। एलाम कापर एज के दौरान मशरक के कदीम इब्तदाई शहरों का हिस्सा था। 3000 साल कबले मसीह में तहरीरी रिकॉर्डों का खुरूज भी मेसोपोटामिया की तारीख के मुतवाज़ी है। दोस्तों, एलिमाइट ताकत एक मरतूब हुकूमत के तहत मुख्तलिफ इलाकों को एक साथ रखने की सलाहियत पर मबनी थी, जिसने हर खिते के लिए मुनफरद कुदरती वसाइल के ज्यादा से ज्यादा तबादले की इजाजत दी थी। जबकि एलिमाइट की सकाफत ने सल्तनत फारस में एक अहम किरदार अदा किया, खासतौर पर हखामनशी सल्तनत के दौरान, जिसने उसको कामयाब किया। इस तरह एलामी दौर को ईरान की तारीख का एक नुक्ता आगाज समझा जाता है। दोस्तों, मादी सल्तनत ईरान की सरजमीन पर पहली ताकतवर सल्तनत थी जिसने 6ठी सदी कबले मसीह में बाबुल के साथ मिलकर आसुरी सल्तनत को शिकस्त दी। दोस्तों, मादी सल्तनत कलीलुल मुद्दती सल्तनत थी, लेकिन अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में इस सल्तनत ने अपनी ताकत का खूब लोहा मनवाया और ईरान की कलीलुल मुद्दत लेकिन अजीमुल शान सल्तनतों में शुमार हुई। ये सल्तनत तब तक कायम रही जब तक साइरस आजम ने अपने दादा और मीडिया के बादशाह आस्ताज को शिकस्त देकर हखामनशी सल्तनत नाकायम कर ली। दोस्तों, हखामनशी सल्तनत आलमी सल्तनत बनने वाली पहली फारसी सल्तनत थी। अपनी ताकत के उरूज पर इस सल्तनत ने 3 बड़े आज़मों यानी यूरोप, एशिया, अफ्रीका पर मुहित अपनी सल्तनत को अपने दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत बनाया। हखामनशी सल्तनत ने वक़्त के साथ शुमाल और मगरब में जदीद तुर्की, जजीरा नुमा बल्कान के हिस्से, थ्रेस, मेसिडोन और पियोनिया और जनूबी और मशरकी बल्गारिया, शुमाली यूनान और मकदोनिया, जदीद इराक, शुमाली सऊदी अरब, उर्दन, फलस्तीन, लबनान, शाम, कदीम मिस्र के तमाम अहम आबादी के मराकज और जहाँ तक मगरब में लीबिया के हिस्से हैं और साथ में मगरब और जनूब में मगरबी इलाकों और मशरकी जदीद अफगानिस्तान और इससे आगे वस्त एशिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुकम्मल पकड़ हासिल कर ली। दोस्तों, हखामनशी सल्तनत रकबे के लिहाज से कदीम दौर की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 500 कबीले मसीह में इसका रकबा तकरीबन 5.5 मिलियन मुरबा किलोमीटर तक फैल चुका था। फिर करीबन 335 कबीले मसीह में सिकंदर आजम ने हखामनशी सल्तनत पर हमले की तैयारी पकड़ ली और गिरिनिकस, एसोस और गागी मेला में बिलतरतीब 334, 333 और 331 कबीले मसीह में फारसी फौजों को शिकस्त देता हुआ सोसा और पर्सी पुलिस पर मार्च किया, जिसने 330 कबीले मसीह के अवाइल में अपने हथियार डाल दिए। पर्सी पुलिस के बाद सिकंदर आजम ने शुमाल की तरफ पसरगादे पर चढ़ाई की और आखिर हखामनशी सल्तनत को मुकम्मल फतेह कर लिया। दोस्तों, पार्थियन सल्तनत तीसरी ईरानी कदीम सुपर ताकत थी जिसने बेशतर ईरान, मेसोपोटामिया और आर्मेनिया पर हुक्मरानी की। लेकिन माजी की ज्यादातर ईरानी बादशाहों के बरक्स पार्थियों ने बाजगुजारी निजाम की पैरवी की जिसे उन्होंने सिलवकियों से अपनाया। 268 की सकाफत कोई मरतूब रियासत नहीं थी बल्कि इसके बजाय मुतअद्दिद इमदादी रियासतों पर मुश्तमिल थी। पार्थियों ने बड़ी हद तक सकाफती तौर पर मुतफावत सल्तनत के फन तामीर, मजहबी अकायद और शाही इशारों को अपनाया, जिसमें फारसी, हेलेनिस्टिक और इलाकाई सकाफत शामिल हैं। अपने वजूद के पहले नसफ हिस्से के लिए अरसाड अदालत ने यूनानी सकाफत के अनासर को अपनाया, लेकिन आखिरकार उन्होंने ईरानी रिवायत को मुस्तकिल तौर पर अपना लिया। पार्थियन हुक्मरानों को बादशाहों के बादशाह के नाम से मंसूब किया गया था और ये दावा किया गया था कि वो हखामनशियों के वारिस हैं। दरहकीकत उन्होंने बहुत से मकामी बादशाहों को मुलाजिम के तौर पर कबूल किया था जिन्हें हखामनशियों ने मरकजी तौर पर मुकर्रर किया था। दोस्तों, पार्थियों ने अपनी सल्तनत को वसअत देते हुए अपनी मरकजी हुकूमत को अल-निसा तुर्कमानिस्तान से टिसिफोन मुंतकिल कर दिया। अगरचे पार्थियंस ने नई ईरानी सल्तनत के लिए रास्ता तैयार किया, लेकिन खुद अरसाड खानदान का वजूद आर्मेनियन, इबेरियन और कफकाजियन अल्बानिया के अरसाड खानदान के जरिए कायम रहा, जो पार्थियन खानदान की मारूफ शाखें थी।
دوستو ساسانی سلطنت چوتھی اور آخری ایرانی سلطنت تھی جس نے پورے ایران، عراق، آرمینیا، افغانستان، ترکی کے مشرقی حصوں، شام، پاکستان کے کچھ حصوں، وسط ایشیا اور عربیہ پر حکمرانی کی، جبکہ 590 تا 628 عیسوی میں خسرو دوم نے اپنے دور حکومت میں مصر، اردن، فلسطین اور لبنان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اسی طرح مغربی ایشیا بھی اناطولیہ کی حد تک ساسانی سلطنت سے منسوب رہا۔ دوستو قدیم ساسانی دور ایران کے اہم اور اثر انگیز تاریخی ادوار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایران فتح کرنے اور ساسانیوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ساسانی سلطنت آخری ایرانی سپر طاقت تھی۔ سن 602 سے 628 عیسوی کے دوران لڑی جانے والی بازنطینی ساسانی جنگوں نے بازنطینیوں اور ساسانیوں دونوں کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ پھر جب ساسانی سلطنت پر مسلمانوں نے چڑھائی کی تو وہ مؤثر مزاحمت نہ کر سکے اور ایک طویل محاصرے کے بعد ٹیسیفون کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، جبکہ ساسانی بادشاہ یزدگرد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ساسانی گورنروں نے حکومت بچانے کے لیے پھر سے فوج کو یکجا کر کے مسلمانوں کے بڑھتے قدم روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن نیاوند کی جنگ میں بھی انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح مسلمانوں کی شاندار فتح کے ساتھ آخری ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔